Good morning. Myself Dr. K.S. Meena, Department of Chemistry, MLV Government College भिलवाड़ा। MSc केमिस्ट्री इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के इस पेपर में हम अगला जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन की जैसे बात की जाती है तो जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो लाइफ ओरिजिनेटेड जो लाइफ का जो सोर्स है वो मिलियन ऑफ ईयर से हम देखते आ रहे हैं कि वाटर के अंदर ही किसी न किसी जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हुई है। तो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो इन द वाटर एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स। किसी भी तरह की लिविंग फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर वाटर की आवश्यकता को महसूस किया जा सकता है कि जीव की उत्पत्ति प्रारंभ से ही जल में ही हुई है। सो देयर इज ए टेक के पॉसिबिलिटी इंक्लूडिंग लाइफ एंड अदर प्लैनेट्स। अगर इसीलिए जिस प्लैनेट पे वाटर है वहां पर लाइफ है, जिस प्लैनेट पे वाटर नहीं है वहां पर लाइफ नहीं देखने को मिलती है। ये हमें अच्छी तरह याद है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाटर बॉडीज होने के कारण या वाटर होने के कारण यहाँ पर लाइफ अच्छी तरह हमें देखने को मिलती है, सर्वाइव फॉर्म में देखने को मिलती है। तो प्लेंट्स प्रेजेंस इन वाटर इज टेक द फर्स्ट साइन ऑफ द एक्सटेंटिंग ऑफ लाइफ। पानी जीवन का सबसे पहला जो सिंबल है कि वहां पानी है तो जीवन हो सकता है। ऐसा अनुमान सभी साइंटिस्ट जो विभिन्न जो प्लेनेट्स पे जाकर के स्टडी करते हैं उनका पहला वहां की गीली मिट्टी मिली है तो एक पॉसिबिलिटी है कि वहां पर पानी होगा। अर्थ इज नॉन एज ए ब्लू प्लेनेट्स। अर्थ को हम इसलिए क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट है। ब्लू मानी वाटर का जो कलर होता है हमें ब्लू दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है ब्लू प्लेनेट बिकॉज मोर देन 3/4 ऑफ द सरफेस एरिया कवर्ड विथ वाटर। क्योंकि यहाँ पर 3/4 3/4 75% जो है हमारी अर्थ है वो वाटर के द्वारा कवर्ड है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट्स भी कहते हैं। ब्लू प्लेनेट्स का मतलब सीधा सा है कि यहाँ जीवन की सार्थकता, जीवन की संभावना देखी गई थी। वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन द ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर की जो 3 फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों गैस में वाटर इस अर्थ के ऊपर देखने को मिलता है। सॉलिड एज आइस, liquid as a water और gas as a water vapor because of the presence of the suitable combination of temperature and pressure। जो कि suitable position है, टेम्परेचर जहां पर लो है वहां सॉलिड फॉर्म में मिलेगी, जहां टेम्परेचर मॉडरेट है वहां लिक्विड फॉर्म में मिलेगा वाटर, और जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पर वेपर फॉर्म में मिलेगा। वाटर ऑन द अर्थ इज स्पेशली कन्वर्ट ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। ये कभी भी बैलेंस का मतलब है कि तीनों फॉर्म को जोड़े तो टोटल वाटर क्वांटम हम निकाल सकते हैं, वरना हम टोटल वाटर क्वांटम की बात नहीं कर सकते। दिस मेक्स द फ्लो ऑफ वाटर, इसलिए वाटर इन्वायरमेंट में फ्लो होता रहता है। कम्युनिटी कंटिन्यूसली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमेशा बनी रहती है। दुनिया और देश दुनिया अर्थ के ऊपर अलग अलग भागों में वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहने का पीछे रीजन ये है कि वाटर 3 फॉर्म में मिलता है और सभी फॉर्म में यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पेक्ट्रली वाटर है ऑन द अर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस बिलो, सरफेस वेल इज द एटमॉस्फेयर। ये पानी जो है हमारी धरती के अंदर भी है और सरफेस के अपर पार्ट पे भी है। मानी कि अलग अलग जगह पर हम देखते हैं जी कि जब भी अर्थ के अंदर देखेंगे तो वो टॉप लेवल पे अगर हमें वाटर दिखाई दे रहा है तो वो सरफेस वाटर के फॉर्म में होगा। जब ग्राउंड की बात करते हैं, धरती के अंदर जो पानी है तो वो पानी किस रूप में होगा, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में होगा। और एटमॉस्फेयर में बात करते हैं तो वाटर वेपर के रूप में वाटर वहां पर अवेलेबल होगा। यानी तीनों फॉर्म में हमारी सरफेस के ऊपर वाटर देखने को मिलता है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द वाटर ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट क्वांटिटी। देखो पानी जो है वो तो बहुत सारा है, लेकिन साल्ट की क्वांटिटी के आधार पर पानी को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। द अर्थ कंटिन्यूसली क्रस्ट द कंपोजिशन ऑफ लो डेंसिटी, मानी हमारे अर्थ की जो चट्टान है उसमें क्रस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साल्ट अवेलेबल होते हैं और उन साल्ट की वजह से वो क्या होता है कि वाटर साल्टी हो जाता है या साल्ट की कंसंट्रेशन उसमें बढ़ती जाती है। तो साल्ट क्वांटिटी के आधार पर वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर, जिसको हम बोल सकते हैं फ्रेश वाटर इज जो हमारी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, जो पोर्टेबल है, और साल्ट वाटर जो ओशियंस वाटर भी कह दो, सी वाटर भी कह दो। सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस इज एक्सप्रेस एज अमाउंट ऑफ साल्ट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम पानी लेकर के उसके द्वारा रिफ्लेक्टिव दीजिए 1000 पार्ट पे पीएम, मतलब 1000 ग्राम पानी में कितना साल्ट है उसके द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं। मोस्ट ऑफ द ओशियंस हैव द सलाइन वाटर बिटवीन 34 ppt टू 36 ppt, मानी 35% टू 60% वहां पर जो होता है वो पानी के अंदर साल्ट होता है। वाटर विद द सलाइनिटी ऑफ लेस देन 1% ऑफ द ओशियंस जो डिफरेंट। लेकिन हम जब देखते हैं देश और दुनिया में हम सलाइन वाटर क्यों देखते हैं कि बहुत कम पानी ऐसा है जो फ्रेश वाटर के रूप में हमें अवेलेबल है।
Water with high salinity but not exceed 1% of the topical reference to mechanical water because it is less suitable for the many human and animals use. पानी बहुत है, लेकिन वो पानी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो पानी में साल्ट बहुत ज्यादा यानी सुटेबल नहीं है हमारी ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के यूज लिए। तो वाटर टर्म बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ साल्ट एक्सप्रेस बाय द टीडीएस, जनरली हम इसको टीडीएस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि टीडीएस जिसमें ज्यादा होगा वो पानी हमारे लिए पोर्टेबल नहीं होगा, या ये कह सकते हैं कि वो सलाइन वाटर होगा साल्ट की क्वांटिटी का। इसलिए पहला पैरामीटर जो वाटर का टीडीएस, जो विभिन्न पैरामीटर्स की हमने बात की है उसमें टीडीएस पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर है जिसके द्वारा हम इसको इनबॉक्स कर सकते हैं कि ये पानी हमारा प्योर वाटर है और ये वो कौन सा है, सलाइन वाटर है, ये साल्टी वाटर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वर्ल्ड वाटर रिजर्व की बात की जाए तो दुनिया में बहुत पानी है। पानी की कोई ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर ऑन द अर्थ बिकॉज 97% इज सी वाटर। दुनिया में जितना पानी उपलब्ध है ना वो 97% तो हमारा सी वाटर है, विच इज नॉट ड्रिंकेबल, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अदर यूज बिकॉज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। उसमें ज्यादा साल्ट होने के कारण 95% पानी तो समुद्रों में भरा हुआ है और वो पीने योग्य भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के साथ में पानी बहकर के कहां चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, जो सी वाटर का एक उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है। और पोर्टेबल वाटर जिसको बोल सकते हैं नॉन सलाइन वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। द रिमेनिंग 2.5% ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज फ्रेश वाटर। हिसाब किताब है दुनिया की पानी का, दुनिया का पानी कहाँ है, तो 97% तो हमने कह दिया कि साहब ये तो समुद्र में। 2.5% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द पोलर आइस, आइस के रूप में नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ग्लेशियर, रिवर, लेक, स्ट्रीम, रिजर्व, ग्राउंड वाटर और वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट है। ऑल्दो दीज लेटर सोर्स कंस्टिंग जस्ट टीनी फ्रैक्शन, ये थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता रहता है, टीनी फ्रैक्शन टोटल they are much more important than their margin percentage indicate of the fresh water fractionate more than 68% of the Atlantica। अब दुनिया का जितना पानी है ना उसका 68 जो फ्रेश वाटर बचा ना उसका 68% तो अटलांटिका में है, जो कि जिसको हम बोलते हैं प्योर वाटर बॉडीज, जहां पर कोई जीरो पॉल्यूशन ऐसी बातें जब की जाती तो अटलांटिका को हम बेस मानते हैं। द Atlantic ग्लेशियर एंड नॉट डायरेक्टली अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ मैन, और ये हमारे किसी भी व्यक्ति के लिए डायरेक्ट काम के लिए उपलब्ध नहीं है। 30.1% इज स्टोर्ड इन ग्राउंड वाटर, रिमेनिंग द अप्रोक्सीमेटली 1.2% इज सरफेस वाटर। अब 30% के लगभग 30.1% जो ग्राउंड में चला गया, जो ग्राउंड वाटर रिजोर्ड है उसको मशीन मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको यूज कर सकते हैं। मात्र 1.2% वाटर जो है सरफेस के ऊपर अवेलेबल है जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन 69% ऑफ द सरफेस फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड आइस एंड पेरापोड। ये इसका भी 68% जो है वो किसके रूप में, ग्राउंड आइस के रूप में और परमफ्रॉस्ट के रूप में अवेलेबल है। तो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, अब ये तो दुनिया के पानी का हिसाब किताब हो गया, माना कि थोड़ा सा पानी है जो कि एक पब्लिक के लिए या मेन के लिए यूजेबल है। वाटर दैट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीम, रिवर, लेक एंड अदर वाटरवेज on the man-made reserve and other contaminated that have been built। कुछ ना कुछ ऐसा मैन मेड हो चाहे नेचुरल सोर्स हो जिसके अंदर पानी बच गया, वो पानी हमारे लिए सरफेस वाटर बॉडीज है। दे रिचार्ज फ्रॉम द डायरेक्टली, बारिश के द्वारा वो रिचार्ज हो जाएगा। रन फॉर, जो पानी बहकर के आता है उसके द्वारा वो रिचार्ज होते हैं, या जिसको कह सकते हैं कि यही वाटर साइकिल का पार्ट है, यहीं से वेपर बनेगी और यहीं से रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, डिस्चार्ज टू द ओशियंस, और ओशियंस डिस्चार्ज होंगे और ये रिचार्ज होगा। बाद में यहाँ पर जो पानी गिरेगा वो बह करके वापस समुद्र में चला जाएगा, उसको वापस समुद्र को रिचार्ज करेगा। मतलब डिस्चार्ज और रिचार्ज प्रोसेस जो है ओशियंस और अर्थ का, वो टोटल रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, यानी इवेपोरेशन पे ऊपर डिपेंड है। टोटल वाटर इन द सरफेस वाटर system depending on the many factors like the storage capacity of the water bodies, permeability of the soil, depth, these storage body, the characteristics of the runoff of the watershed, timing to precipitation and the local evaporation rate। अब हमारी वो टाइम आ गया है कि हमें इस प्रेसिपिटेशन को रोकना है, जो पानी बह करके चला जाता है नदी नालों के मार्फत, अल्टीमेटली जहाँ सी में रहा, नदियों में पानी रुकता नहीं है, बह करके समुद्र में, इसको अगर हमने रोक लिया, कोई वाटर बॉडीज बना दी, वाटर बॉडीज की कैपेसिटी को अगर हमने बढ़ा दिया तो हमें फ्रेश वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं।
नहीं तो फ्रेश वाटर बॉडीज का जो लेवल है वो कंजप्शन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। द सरफेस वाटर कैन बी सरफेस वाटर कैन बी पुट इनटू द टू कैटेगरीज, जिसको फ्लोइंग वाटर जो बहने वाला पानी एंड द स्टैटिक वाटर जो बहरा पानी और एक चलने वाला पानी। दीज इंक्लूडिंग लेक्स, पॉन्ड एंड अदर रिजर्व, नेचर एंड मेड, जो कि नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। इसके द्वारा हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। लेक इन द एरिया फील्ड, लेक क्या है, कोई ना कोई ऐसी जगह है जहां पर कि वाटर इकट्ठा हो जाता है। लेक इज द सराउंडिंग बाय द लैंड अपार्ट फ्रॉम द एनी रिवर एंड अदर आउटलेट, इनलेट एंड सरेबल फीडिंग, मतलब कोई ना कोई जैसी जगह बना दी। इसलिए पहले कहा जाता था कि राजा महाराजाओं को जब भी हम याद करते हैं या पहले के किंग और किंगडम्स को याद किया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य को हम किससे आंक लेते थे, उसने कितने कुएं खुदवाए, कितनी बावड़ियां बनवाई, कितनी उसकी नदी मतलब नदियों और उसके लिए डेवलपमेंट के काम किए, उससे आंका जाता था। उसका रीजन ये था कि हमारे पास वो वाटर बॉडीज बनाना था। मेन उद्देश्य उसका था कि वाटर बॉडी जितनी बनेगी उतना ही वहां पर उस एरिया की ग्रोथ हो सकेगी, क्योंकि यही पानी तो हमें ड्रिंकिंग में यूज करना है, यही पानी हमारे इरिगेशन में यूज होगा, डोमेस्टिक इरिगेशन, इंडस्ट्रियल सब यूज में यही पानी होने वाला। सी वाटर का वहां पर कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। लेक इज एन एरिया फिल्ड विद द वाटर लोकलाइज ऑन द बेसिन, कोई बेस पार्ट में। लेक इज द सराउंडिंग बाय द लैंड अपार्ट फ्रॉम द एनी रिवर एंड अदर आउटलेट और इनलेट दैट सर्व इन फीड एंड ड्रेन, कहीं ना कहीं पानी भर जाता है, उसको लेक कहते थे पहले। इसलिए कहा जाता था, पहले सबसे ज्यादा क्या करा जाता था, वाटर स्टोरेज के ऊपर बहुत पहले समय से ही ध्यान दिया जाता था। लेकिन उस समय का जो स्टोरेज पर्याप्त था, ड्यू टू दी पॉपुलेशन ग्रोथ वो स्टोरेज कम पड़ने लग गए। पहले की स्टोरेज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थे, सही थे, और उसके बाद में हमने स्टोरेज बनाना कम कर दिया। मोस्ट मैन मेड ड्रेन्स आर एसोसिएटेड विद द लेक्स, फ्लोइंग वाटर, रिवर, स्ट्रीम, नेचुरल बहता हुआ पानी जिसको कहते हैं ना, चलता रहेगा पानी और जाके कहां मिलेगा, लास्ट में समुद्र में मिलेगा। वाटर कोर्स विच अंडर फोर्स ग्रेविटेशनल ग्रो फ्लो टुवर्ड्स द ओशियन, सी, लेक एंड अदर रिवर्स इन सम एरियाज विच आर रिलेटिव ड्रेन, मतलब कुल मिला के पानी बह करके कहां जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा इनटू द ग्राउंड, कुछ तो रिचार्ज में चला जाएगा, बचा हुआ पानी जो स्पीड से disappear at the end of the course without the joining another water bodies, दूसरी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता हुआ जाएगा, एक से दूसरे में चला गया। जैसे एक नाले का पानी था जो नदी में गया, नदी छोटे बड़े नाले में गया, बड़े नाले से फिर बड़े नाले में, फिर नदी में, नदी से बड़ी नदी में, और बड़ी नदी के बाद में वो नदी कहीं ना कहीं जाकर के हमारे कोई न कोई सी के अंदर खुल जाती है। यानी कि वो हमारा जो प्योर वाटर था, फ्रेश वाटर था, जो हमारे लाइफ वाटर था, वो सब कंटामिनेटेड हो गया और सलाइन वाटर में चेंज हो गया। रिवर में भी पेनिन्सुलर द फ्लो द थ्रूआउट द ईयर द सीजनल, बहुत सारी नदियां तो साल भर बहती है। क्यों बहती है, क्योंकि अब पोलर जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो पोलर आइस हमारी क्या होगी, मतलब पोलर आइस पिघलेगी, और आइस पिघलेगी जो हमारा प्योर वाटर जिस फॉर्म में स्टोरेज था वो वाटर भी बह करके और पानी के रूप में कहां जाता रहेगा, वो भी सी में जाता रहेगा। तो रिवर जो बहुत सारी नदियां जो ईयर वर्थ है, जो साल भर बहती है, सीजनल नहीं है, द फ्लो ड्रेनेज sometime apart from the surface flow, the some potential stream associated with the base flow which are support the ground water, जो कुछ न कुछ रिचार्ज को कंट्रोल कर लेती है उस पानी से, और बचा हुआ पानी सारा सी में जाएगा। when the flow of this flow only on the stream below वाटर टेबल, और कुछ मात्रा में जो वाटर टेबल जो रिचार्ज होता है हमारा, वो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन वो होता है, वो ईयर वाइड रिवर है, जो साल भर बहने वाली नदियां हैं। उसी से वहां की अर्बन जो आसपास, उसके आसपास की जितने भी सिटीज होगी, उस सिटीज को वो पानी भी पिला देगी, पोर्टेबल वाटर अवेलेबल करा देगी, इरिगेशन करा देगी, उसके इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी ले जाएगी। मानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी फ्लो करने का सबसे बढ़िया जो माध्यम है ईयर वाइड फ्लो वाली हमारे रिवर्स है। यानी कि रन फ्लो, सरफेस रन फ्लो ड्रेनेज इनटू दी स्ट्रीम्स, यानी कि इसको कहते हैं कि इन्वायरमेंट साइंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसको कि फ्लो ऑफ रिवर्स अगर नहीं होती तो हम वाटर क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं। ग्राउंड वाटर, इट इज द ग्राउंड वाटर किसको कहेंगे हम, ग्राउंड वाटर वो पानी है जो कि रिचार्ज के द्वारा धरती के अंदर चला गया। इट इज द वाटर दैट रिड्यूस इन क्रैकिंग और सरफेस ऑफ द सॉइल, कैलकुलेटरी एक्शन के द्वारा धरती की किसी न किसी रॉक्स के बीच में, सैंड सॉइल के बीच में जो पानी रिजर्व हो जाता है, उस पानी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। व्हेन प्रेसिपिटेशन अकर्स द वाटर, और सबसे बड़ा बात तो कि ये वेपराइज भी नहीं होता है। जो हमारा ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर वेपराइज होगा, लेकिन ग्राउंड वाटर वेपराइजेशन नहीं होता। और द परमिसेबल सॉइल ग्रेविटी इनटू द वाटर डाउन वार्ड्स
थ्रो द परमिसेबल, मतलब सोइल के बीच में जो परतें हैं उन परतों के बीच में अंदर अंदर चला जाएगा और काफी डेप्थ में जाकर के उसके एक रिजर्व बन जाता है जिसको हम बोलते हैं वाटर रिजर्व या बायो रिजर्व, जहां पर वेजिटेशन वगैरह कुछ अगर अर्थ के अंदर होते हैं, कई बार हमें वेजिटेशन उसको बायो रिजर्व भी हम डिनोट करते हैं। द वाटर कंटिन्यूसली इन्फ्लेट, और सबसे अच्छी चीज है कि वो फिल्ट्रेशन के द्वारा पानी जो जाएगा उस जगह में जाएगा, वो पानी क्या होगा, प्योर होगा, मानी कि जिसको बोलते हैं कि उसमें किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जो अपर सोइल है वो एक तरह से छलनी का काम करती है, वो छलनी के द्वारा पानी छलता हुआ फिल्टर होता हुआ नीचे की तरफ जाता है। दिस इज अ ट्रू ग्राउंड वाटर एंड टॉप ऑफ दिस जोन इज नोन एज अ वाटर टेबल, और किस जगह कितने लेवल पे पानी मिलेगा इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं वो वाटर टेबल से करते हैं। जिस जगह की वाटर टेबल डाउन जाती है, मानी कि जो किलोमीटर्स में भी हो सकती है, मीटर्स में भी हो सकती है, और उस जो वाटर टेबल डाउन होती है तो वहां पर वाटर क्राइसिस को रोकने के लिए वाटर को मतलब कि पंप्स द्वारा वाटर को जो बाहर निकालने की हमारा जो प्रोसेस है उसके ऊपर बेन किया जाता है। द सब सरफेस 3 डायमेंशनल सिस्टम विथ कंटेमिनेट इंटायर द फ्लो पथ विथ वाटर कॉल्ड ग्राउंड वाटर बेसिन, या कह सकते हो, और बेसिन में भी कंटेन वन मोर रिचार्ज एंड डिस्चार्ज एरिया। तो अब हम क्या करते हैं, उसी पानी को हम ट्यूबवेल के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। ट्यूबवेल के द्वारा जहां भी इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही है, हमारे घरों में ट्यूबवेल हमने लगा रखा, वो ग्राउंड वाटर है जो कि रिजर्व था, उसको बहुत विषम परिस्थिति में हम यूज कर रहे थे। जब सरफेस वाटर बॉडीज खत्म हो जाती थी तब ग्राउंड वाटर बॉडीज को यूज किया जाता था, पहले की स्थिति ये थी। लेकिन अब हम ग्राउंड वाटर बॉडीज को भी कंटिन्यूसली उसी फ्लो में हम काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस ये हैं कि दुनिया में पानी का क्या हिसाब किताब है। जैसे कि जिसकी बात की जाए कितना पानी है, तो कहने में पानी बहुत है, लेकिन उस पानी का यूटिलाइजेशन किस रूप में किया जा सकता है, तो हमें बेसिकली जो पोर्टेबल के रूप में बात करें तो हमें जो सरफेस वाटर बॉडीज और ग्राउंड वाटर बॉडीज के ऊपर हमें डिपेंडेंट रहते हैं। तो वाटर बॉडी जो सरफेस वाटर बॉडी जो वो रनफॉल है, हमेशा बहता हुआ पानी है, वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर को हमें कम से कम यूज करना चाहिए ताकि वो जब भी विषम परिस्थिति हो, जब उस वाटर का यूज किया जा सके, और यूज करने की वजह से वो पानी क्या मिले कि वो कंटामिनेटेड वाटर हम पीने को न मिले और हमें अच्छा पानी पीने को मिले। थैंक यू।